हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्यारा चैनल नॉलेज एक्शन मस्ती में दिल खोल कर स्वागत है। तो साथियों, आज के क्लास में आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज का होने वाला है, क्योंकि आज हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में और इनका जो क्या कर्तव्य होता है और इनका क्या कार्य होता है, इन तमाम फैक्ट को क्लियर करेंगे। और आज का क्लास ज़बरदस्त, बेहतरीन और लल्लन टॉप होगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे जानकारियां मिलेगी जो कि आज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों, चलते हैं आज के चैप्टरों में। तो आज है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति यानी इनका क्या कर्तव्य होता है, क्या कार्य होता है, इनको देखते हैं। तो साथियों, भारत में राष्ट्रपति का जो है पद, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति के पद को जो है, राष्ट्रपति का पद यानी भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने बहुत सारे वैदेशिक स्रोत जो है विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया है। तो उसी में एक है ये जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेसिडेंट जो है पहले अमेरिका में हुआ करते थे। उन्हीं के प्रारूप को जो है भारत में अपनाया गया है, यानी उन्हीं के जो है रूपरेखा को भारत में लाया गया है कि भारत में भी एक राष्ट्रपति होगा। तो साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में देखिएगा, ये केवल वहाँ से पद को सृजित किया है भारत में, यानी वो पद को यहाँ पर ग्रहण किया, न कि उनके सारे कर्तव्य को। क्योंकि राष्ट्रपति जो अमेरिका में होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल आप देखेंगे 5 वर्षों का होता है। क्योंकि यहाँ पर जब सदस्यों ने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो बनेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा पद है, पूरे देश के मालिक होते हैं, तो उनको कम से कम 5 वर्षों का समय दिया जाना चाहिए इनको अपने कार्य को करने के लिए। तो साथियों, अमेरिका में राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल केवल 4 वर्षों का होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब चलते हैं कि भारत में जो है राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं कोई भी व्यक्ति। तो भारत में कोई भी व्यक्ति जितना बार चाहे उतनी बार चुनाव जीत के राष्ट्रपति पद धारण कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, अपने जीवन में 2 बार ही कोई भी व्यक्ति अपना राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी अमेरिका के संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है अपने जीवन में। लेकिन भारत में क्या है, जीवन में जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। तो केवल जो है यह पद वहाँ से लिया गया है, ना कि उनके सारे प्रारूप को। तो समझ गए। तो साथियों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं यह कार्यपालिकाओं के प्रधान होते हैं। कार्य शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति जो है अपने अधीनस्थ द्वारा यानी मंत्रालय द्वारा जो है सारे काम को निपटारा करते हैं। तो आते हैं, इनके साथ कुछ अनुच्छेद हैं और इनके जो सारे प्रक्रियाएं होती हैं उनको जो है हम देखते हैं। तो साथियों, अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 यानी कि अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में दर्शाया गया है। और यह कहा गया है इस अनुच्छेद में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है, क्योंकि इन्हीं में अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? आपने जान रखा है कि समस्त कार्यपालिकाओं के प्रधान राष्ट्रपति ही होते हैं, क्योंकि देश के तमाम कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य शक्ति को दर्शाया गया है और इसमें कहा गया है कि कार्यपालिकाओं यानी जो कार्य करने वाले जितने भी इनके अधीन व्यक्ति होंगे, सबों का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिकाओं के प्रधान होते हैं। और उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, जरा उनको देखते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में के लिए जो है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकते हैं। तो साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकते हैं? तो वो लेगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा
के निर्वाचित सदस्य। साथियों जरा इन बातों को आप गौर कीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि आपको पता है लोकसभा में जो है राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय व्यक्ति को मनोनीत करते हैं और वो दो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद राज्यसभा में, तो साथियों राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल कूद में ख्याति प्राप्त हो, यानी इन सबों में जो विशेषज्ञ होंगे उनमें 12 व्यक्ति को राज्यसभा में सदस्य के तौर पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद लोकसभा में तो 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय को आपने देख रखा। उसके बाद साथियों भारत के 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभाओं में जो है राज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य को। यानी एक सदस्य जो है विधानसभा में भी, भारत के 14 राज्य में विधानसभा में एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति जो आंग्ल भारतीय हो। तो साथियों यह था जो यानी 12, 2, 14, 1, 15 यानी इस प्रकार के व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। तो समझ गए कि निर्वाचित सदस्य यानी जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, इन्हीं जीते हुए उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट डालेंगे। उसके बाद साथियों क्या है कि 70वां संविधान संशोधन हुआ। 70वें संविधान संशोधन हुआ था। 70वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और इसी में जो है दिल्ली प्लस पुदुचेरी जिसे बोलते हैं पांडिचेरी, इनके विधानसभा को भी सम्मिलित कर लिया गया। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी के जो है विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चूँकि इसके पहले जो है इनके उम्मीदवारी में राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा के दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो है सदस्य नहीं लेते थे, लेकिन जब 70वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ तो इनमें दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा को भी सम्मिलित कर दिया गया। क्योंकि दिल्ली एवं पुदुचेरी में जो है विधानसभा है और वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 70वां संविधान संशोधन ये मुख्य बिंदु है इनका, आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है साथियों, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताया गया है। यानी अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार साथियों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष चुनाव और एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली। साथियों चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, पहले आप देख लें। चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और होता है अप्रत्यक्ष। तो साथियों प्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं उनमें वयस्क व्यक्ति बोले तो 18 वर्षीय व्यक्ति को वर्तमान में वयस्क माना गया है। भारत में 18 वर्ष वाले व्यक्ति को वयस्क माना गया है और ये 18 वर्ष वाले व्यक्ति जिस चुनाव में भाग लेंगे वो होगा प्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होगा, ये 18 वर्ष वाले व्यक्ति जिन उम्मीदवार को चुनेंगे वही उम्मीदवार जो है इस व्यक्ति के ऊपर, 18 वर्ष वाले व्यक्ति यानी पूरे देश के लिए जो शासन करने वाले होंगे उनके लिए ये चुनाव देंगे, तो वो होगा अप्रत्यक्ष मत। यानी जिसमें 18 वर्ष वाले व्यक्ति भाग नहीं लेंगे, वयस्क मताधिकार पर जो चुनाव नहीं होगा वो होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होगा जिनमें जो है आम जनता भाग लेते हैं, जैसे हम और आप चुनाव में भाग लेंगे तो वो होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में आप विधायक को वोट देते हैं, सांसद को वोट देते हैं,
और उसके बाद साथियों अप्रत्यक्ष चुनाव में यही विधायक और सांसद जो होते हैं, यह राष्ट्रपति के चुनाव हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, उसमें भाग लेते हैं। क्योंकि आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो वही हो गया अप्रत्यक्ष। यानी वयस्क में मताधिकार के द्वार पर जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा, जो वयस्क के द्वारा नहीं किया जाएगा वो होगा अप्रत्यक्ष। यानी चुना हुआ प्रत्याशी ही जो है वो अपना प्रत्याशी चुनते हैं, तो हो गया अप्रत्यक्ष। उसके बाद साथियों एकल संक्रमणीय समानुपातिक, इसलिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा राज्यसभा इनके सांसद को कहते हैं, और विधानसभा के जो सदस्य होंगे उसे विधायक बोलते हैं। तो साथियों लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा भी वोट इसमें जो है उनके सदस्य वोट देते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, एकल संक्रमणीय, यानी इनको एक समान अनुपात में, यानी एकल संक्रमणीय का हुआ क्या, पूरे क्षेत्र के बदले में एक व्यक्ति वोट डालते हैं। एकल संक्रमणीय का मतलब हो गया कि पूरे जो है विधानसभा के क्षेत्र के बदले में एक व्यक्ति यानी विधायक वोट डालते हैं, वो हो गया एकल संक्रमणीय। और लोकसभा के जो व्यक्ति वोट डालेंगे वो होगा पूरे लोकसभा के क्षेत्र में जो है जितने व्यक्ति होंगे उनके बदले एक ही व्यक्ति वोट देंगे सांसद, तो वो हो गया जो एकल संक्रमणीय। यानी एकल संक्रमणीय का मतलब हुआ पूरे क्षेत्र के लिए जो है एक व्यक्ति वोट डालते हैं। समान अनुपात में यही हो गया समानुपातिक मत प्रणाली, कि समान अनुपात में विधानसभा और लोकसभा एवं राज्यसभा को समान अनुपात में मिलाया गया है। किस प्रकार से, तो साथियों भारत में सांसद होते हैं लोकसभा और राज्यसभा 776 और विधायक होते हैं 4120। अब याद रखिए कि कोई जो है विधायक यानी विधानसभा वाला व्यक्ति ही ज़्यादा वोट डाल देगा तो कहेगा फलना जीत गया, लेकिन भाई ऐसा बात नहीं है। इनको अनुपात में बांटा गया है, अनुपात में बांटा दिया गया है, मतलब कि एक विधायक का मूल्य क्या होगा वो निकालना होगा और एक सांसद का मूल्य क्या होगा वो निकालना होगा। यानी एक विधायक जो वोट डालेगा उनका मूल्य को अलग गिना जाएगा, और एक सांसद जो वोट डालेगा यानी लोकसभा या राज्यसभा वाले व्यक्ति उनका जो है मूल्य अलग काउंटिंग होगा, यानी उनका मूल्य अलग होगा और इनका मूल्य अलग होगा। इसी को कहा गया समानुपातिक मत प्रणाली, यानी उनको एक अनुपात में मिलाया गया है, क्योंकि विधायक बहुत ज़्यादा हैं और सांसद जो है बहुत कम है। इसलिए साथियों एक विधायक का वोट का मूल्य क्या होगा, तो एक विधायक के जो है वोट का मूल्य वही होगा जो उस राज्य की कुल जनसंख्या और बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे हम बिहार को ही लेते हैं तो बिहार में लगभग मेरा है 10, 40, 99, 552 452। साथियों इतना जनसंख्या है बिहार का, और बिहार में निर्वाचित होने वाले विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितना है 243। अब करेंगे 1/1000, यानी 1000 से अब गुना करेंगे 1, 2, 3। तो साथियों यही जो होगा मेरा एक विधायक का मूल्य होगा। यानी बिहार का अगर हम लेंगे तो बिहार के कुल राज्य की जनसंख्या कितना है 10, 40, 99, 452, और बिहार में विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या कितना है 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, और इसमें करेंगे 1/1000, यानी 1000 से नीचे में गुना करेंगे और जो मेरा निकलेगा वो होगा एक विधायक के वोट का मूल्य। अब साथियों चलते हैं एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा, तो एक सांसद का वोटों का मूल्य वही होगा कुल विधायक के मत का मूल्य, यानी जितना विधायक होगा उसके विधायक के जो मूल्य होगा, यानी एक विधायक का इतना होगा, और गुना करेंगे उसमें जितना मेरे पास विधायक है उस विधायक में गुना करेंगे तो उसमें जो है यानी कुल विधायकों के वोटों का मूल्य होगा, जितना विधायक होगा उसमें गुना करेंगे इससे। अब बटे में करेंगे क्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, यानी निर्वाचित कितने सांसद होंगे इतना होंगे, तो इसी को जो है इस अनुपात में भाग देंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, एक सांसद के वोटों का मूल्य। यानी कुल विधायक के वोट के मूल्य जितना होगा उसमें हम भाग देंगे सांसद का, तो वो हो जाएगा मेरा एक सांसद के वोट का मूल्य। तो उम्मीद है कि साथियों आपने विधायक के वोटों का मूल्य और सांसद के वोट का मूल्य क्या होता है इनको जान लिए हैं। यानी
इन्हीं नीति को यानी जो है यही रीति को अनुच्छेद 55 में दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। चूँकि ये व्यक्ति तो भाग लेते हैं लेकिन इनको किस अनुपात में बांटा जाए, तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, यानी कैसे होता है, तो आपको डायरेक्टली रूप से ऑप्शन मिलेगा एकल संक्रमणीय एवं समानुपातिक मत प्रणाली के आधार पर होता है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 56 में क्या दर्शाया गया है, जरा उनको देखते हैं। तो अनुच्छेद 56 में दर्शाया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल। साथियों राष्ट्रपति के कार्यकाल क्या होता है, उनके पद ग्रहण तिथि से, पद ग्रहण तिथि से जो है 5 वर्ष का होता है। यानी जब उन्होंने अपना पद धारण किया, जब शपथ लिया, तब से उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर इससे पूर्व भी अपना त्यागपत्र देना चाहे, यानी अगर इससे कार्यकाल से पहले भी अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगर इससे पहले भी कोई व्यक्ति चाहेगा अपना त्यागपत्र देना तो वो अपने स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 57 कहता है कि दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन। तो भारत के संविधान में मैंने पहले ही बोल रखा है कि भारत के संविधान में बताया गया है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में क्या है, एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी में 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यही है पुनः निर्वाचन। तो इसमें क्या है, दोबारा निर्वाचन, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी भारत के संविधान में है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं और वो जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। पुनः जितना बार चाहे अपनी ज़िंदगी में उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसका समय सीमा नहीं है। उसके बाद साथियों चलते हैं इनके योग्यता के बारे में, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो है क्या योग्यता होना चाहिए। तो साथियों राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय संविधान में जो योग्यता दर्शाया गया है वो इस प्रकार से है कि पहला नंबर भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक हो। उसके बाद न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष से कम है तो वो राष्ट्रपति के जो है चुनाव में भाग नहीं, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में वो नहीं मैदान में उतर सकते हैं जिनका उम्र 35 वर्ष से कम है। साथियों 35 वर्ष से कम है। अब देखिए इनकी अधिकतम सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि 35 वर्ष से कम ना हो ऐसा लिखा गया है, लेकिन अधिकतम सीमा का जिक्र नहीं है। जिंदगी के अंतिम दम तक भी जो है राष्ट्रपति के लिए वो निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो उतर सकते हैं, ऐसा उन्होंने इसमें जो है अनुच्छेद 58 में यानी इनकी योग्यता में बताया गया है। क्योंकि साथियों आप फॉर्म भरते हैं तो आप 25 साल 26 साल या 27 साल 28 साल जिस अनुसार से आपका फॉर्म होता है, जो वैकेंसी जिस प्रकार से होता है, आपका उम्र एक्सपायर हो जाता है। लेकिन आप देखिए राजनीति में कोई व्यक्ति एक्सपायर नहीं होते हैं, उनका जो है न्यूनतम सीमा निर्धारित है लेकिन अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। तो साथियों यही बात है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, अधिकतम का सीमा ना हो। उसके बाद क्या है अगले प्रावधान, तो साथियों अगला है लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पर ना हो, यानी लाभ पद उसी को कहते हैं जो सरकारी, आप टीचरों हैं, सरकारी कोई भी लाभ पद उठा रहे हैं तो आप लाभ पद हैं, आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव क्या, अगर आप आगे देखिएगा कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता वो व्यक्ति जो छोटा सा टीचरों है, यानी छोटा से छोटा अगर आपने सरकारी पद ले लिया, सरकारी नौकरी, तो आप जो है
चुनाव में भाग नहीं ले सकते, यानी आपको जो है उम्मीदवारी नहीं होगी, राष्ट्रपति के रूप में आपका नामांकन नहीं होगा। तो लाभ पद पर ना हो। अगर आप पहले से मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कोई भी चीज़ है, तो आपको वो लाभ पद नहीं माना जाता, क्योंकि यह भारत का संविधान कहती है, भारत का संविधान कहती है कि आप मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, कुछ भी हैं, तो वो लाभ पद नहीं है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं। अगर जो है आप राष्ट्रपति की उम्मीदवारी करते हैं तो लाभ पद ना हो। उसके बाद साथियों, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से यानी कि व्यक्ति का तबीयत ठीक ठाक हो, मानसिकता ठीक ठाक हो, पागल या दिवालिया ना हो। पागल बोले तो मानसिक उनका तनाव ना हो, मानसिक रूप से ठीक हो, स्वस्थ हो। और दिवालिया बैंक द्वारा उस व्यक्ति को घोषित किया जाता है जिन्होंने बैंक का कर्ज तो ले रखा है, उन्हें चुकता करने में असक्षम है, यानी कि वो चुका नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति बैंक ने जब्त कर लेते हैं। तो बैंक जिस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के संपत्ति को जब्त कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति की उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा गया है। साथियों, संविधान में यह भी बात है कि राजनीति करने वाले व्यक्ति जेल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कहा नहीं जाता है, आज जेल हुई कल है बेल हुई और परसों से वह खेल हुई। कहा कि वो व्यक्ति जो है राजनीति करने वाले, वो जेल से में रहकर भी चुनाव को लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा उसके लिए छूट दिया गया है। लेकिन आपके ऊपर जब FIR दर्ज हो जाएगा तो आप उम्मीदवारी यानी आपका जो है फॉर्म रद्द हो जाएगा, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें जो है आपके एलिजिबिलिटी में कहा जाएगा। लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो साथियों, वही है कि इन सब का जो है योग्यता आपके पास रहना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के उम्मीदवारी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, कहोगे क्या, मेरा भी उम्र 35 वर्ष और मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं भी मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, तो मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए लेता हूँ। लेकिन भाई, नहीं लड़ पाओगे। इनके लिए और क्या कंडीशन है, ज़रा देखिए। इनके लिए कंडीशन क्या है, इतना चीज़ रहते हुए, इतना योग्यता आपके पास रहते हुए भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान में कह रखा है क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राष्ट्रपति के प्रस्तावक के रूप में, राष्ट्रपति के प्रस्तावक के रूप में जो है 50 सदस्य और राष्ट्रपति के अनुमोदक के रूप में, अनुमोदक के रूप में जो है 50 सदस्य। ये 50 सदस्य राष्ट्रपति के प्रस्ताव को पेश करते हैं। राष्ट्रपति के यानी चुनाव में जो उनकी प्रत्याशी जो होते हैं, राष्ट्रपति के प्रत्याशी, उनके प्रस्ताव को पेश करने वाले 50 व्यक्ति, और उन प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए 50 व्यक्ति होना चाहिए, वो भी निर्वाचक मंडल के। किसके होना चाहिए? निर्वाचक मंडल के। यानी 50 व्यक्ति प्रस्तावक, 50 व्यक्ति अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचक मंडल के। और निर्वाचक मंडल बोले तो भारत के ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 50-50 यानी कि 100। कम से कम आपके पास, आपके पॉकेट में 100 विधायक रहना जरूरी है, तभी आप जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवारी कर सकते हैं। नहीं तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 को प्रस्ताव पेश करेगा, 50 को उन्हें अनुमोदित करेगा। तो 100 विधायक कम से कम आपके पॉकेट में रहना जरूरी है। लोकसभा का रहेगा तो भी चलेगा, राज्यसभा का रहेगा तो भी, लेकिन 100 कोनो जो है विधायक रहे या सांसद रहे, 100 आपको आपके पॉकेट में रहना जरूरी है, तभी आप जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति की दशा एवं स्थिति को दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति का क्या दशा होना चाहिए, क्या स्थिति होना चाहिए, यह अनुच्छेद 59 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। तो 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो है शपथ किसके द्वारा दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह जो है
राष्ट्रपति को उनके पद एवं योग्यता यानी उनके पद की जो है शपथ देते हैं। किनके द्वारा दिए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाए जाते हैं, जो अनुच्छेद 60 में कहा गया है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी आपने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिए हैं तो आप अगर उन्हें हटाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हटाएंगे, यह प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दिखाया गया है। तो साथियों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि संसद के किसी भी सदन बोले तो लोकसभा और या राज्यसभा, यानी लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में? तो स्थिति होगा संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान का अतिक्रमण बोले तो अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, संविधान के विरुद्ध चलेंगे, वो अपने नियम कानून के विरुद्ध चलेंगे, तो उनके ऊपर जो है आप महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। चूँकि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद है और उनका मायने रखता है कि भारत में जो है संविधान के अनुसार चलने का। तो क्योंकि भारत में सबसे बड़ा अगर कुछ भी है तो वो है भारत का आन बान शान, भारत का संविधान। तो संविधान के दायरे में रहकर ही इन्हें कोई भी काम करना होगा। अगर संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण होगा, तब इनके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया आप ला सकते हैं किसी भी सदन में। किसी भी सदन के द्वारा बोले तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग ला सकते हैं। लेकिन जिस सदन में लाएंगे, जिस सदन के द्वारा लाया जाएगा, उनके 1/4 सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर आपने लोकसभा में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को लाते हैं तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना जरूरी है, या राज्यसभा में पहले लाते हैं तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी आप जो है महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद साथियों 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और यह बिल यानी यह जो है विधेयक अगले सदन में जाएगा। यानी यह महाभियोग की प्रक्रिया अगर पहले आपने लोकसभा में लाया तो 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर लोकसभा में होगा। उसके बाद इसके 2/3 लोकसभा के 2/3 सदस्यों से जो है बहुमत पारित होके जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी अगर यह बिल 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। लेकिन अगर जब आपने महाभियोग की प्रक्रिया लाया हो राष्ट्रपति के खिलाफ, उनसे जो है 14 दिन पहले यानी 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, लिखित सूचना। साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते हैं तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके बाद जब उस पर जो है महाभियोग आप लगा रहे हैं, जिस दिन लगाएंगे तो उनके 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना देंगे कि राष्ट्रपति महोदय अब आपको जाना पड़ेगा, अब जो है आपका समय आ गया है आप आराम करने का, क्योंकि आपने बहुत यश मौज कर लिए हैं। तो 14 दिन पहले उसे लिखित सूचना देना होगा। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना है। तो यह बिल अगर आपने पहले लोकसभा में लाया है तो 2/3 सदस्यों से यह बहुमत पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में भी यह बहुमत पास हो जाएगा। जैसे ही 2/3 सदस्यों से पास होगा उसी दिन राष्ट्रपति को अपना त्याग देना पड़ जाएगा। या अगर आपने पहले राज्यसभा में लाया तो राज्यसभा के 2/3 सदस्यों से लोकसभा में आएगा महाभियोग, फिर यहाँ पर लोकसभा में 2/3 सदस्यों से यह फिर पारित हो जाएगा यानी सिद्ध हो जाएगा, तब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो जाएगा कि अब उनका समय आ गया है आराम करने का, उन्होंने बहुत जी लिया है अपनी ज़िंदगी का,
तो साथियों यही है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के यानी क्षमादान शक्ति कर सकते हैं। अगर किसी को अगर 20 वर्ष का सज़ा हो तो सज़ा को भी कम कर सकते हैं, या अगर फांसी का सज़ा हो तो उन्हें भी कम कर सकते हैं, या किसी को कुछ मामले में कम करना हो तो 3 प्रकार से यह जो है सज़ा को माफ़ करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 में। तो राष्ट्रपति चाहेगा तो किसी भी व्यक्ति को फांसी से बचा सकता है, किसी भी व्यक्ति के जो है उम्र कैद को थोड़ा कम कर सकता है, किसी भी 20 वर्ष को थोड़ा सा कम कर सकता है, यानी इनके पास यह शक्ति है। अगर साथियों अगर आपने राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा याचना करने के लिए उपस्थित होते हैं, उनका हाथ पांव पकड़ते हैं कि सर राष्ट्रपति महोदय हमको क्षमा कर दीजिए, अगर उन्होंने आपके बातों को स्वीकार कर लिया, हो सकता है आपको क्षमा कर दे तो अलग बात है। अगर एक बार राष्ट्रपति आपको क्षमादान करने से आपको अगर मना कर दे, यानी एक बार अगर राष्ट्रपति आपको क्षमादान करने से इनकार कर दे, आप उनके पैर पर गिरते हैं, वो अपना पैर खींच ले, तो आप दोबारा उनके कदमों में नहीं जा सकते हैं। ऐसा जो है इस अनुच्छेद में कहा गया है। यानी एक ही बार आप उनके पास क्षमा याचना करने जा सकते हैं। एक बार अगर उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया तो दोबारा नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दिया गया है। यानी वीटो शक्ति बोले तो राष्ट्रपति के पास अगर संसद के लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से अगर कोई बिल पारित होकर आएगा तो उसमें वो जो है अपने पास वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उस बिल को वो मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वीटो का अर्थ होता है मना करना, मना करना। तो साथियों मना कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद में इन्हें वीटो शक्ति दिया गया है? अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 में। और पहली बार 1986 में जो है ज्ञानी जेल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ज्ञानी जेल सिंह जो है भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर। यही 111 अनुच्छेद का प्रयोग किया। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश बोले तो यानी कि राष्ट्रपति अपना आदेश जारी करते हैं। किस स्थिति में? तो स्थिति वह होगा कि अगर लोकसभा या राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो तो, यानी अगर लोकसभा या राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कोई बिल उनके पास आता है, कोई भी निर्णय, तो उस निर्णय में वो अपना आदेश देते हैं और यह अध्यादेश की अवधि होती है 6 महीनों की। अध्यादेश की अवधि होती है 6 महीनों की। लेकिन अगर फिर संसद का सत्र चालू हो गया हो, यानी संसद की बैठक यानी सत्र चालू हो गया हो, तो वह 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। यानी संसद के सत्र चालू होने के कितने समय तक? तो 6 सप्ताह तक वो मान्य रहता है इनका अध्यादेश। अगर उनको लगेगा लोकसभा या राज्यसभा को यह अध्यादेश को हम मना कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, तो मना कर सकते हैं। नहीं, अगर वो चाहेंगे कि यह ठीक ठाक ही है तो इसे जो है लागू कर दिया जाए तो लागू ही रहेगा। तो यही बात है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी की शक्ति। अध्यादेश अनुच्छेद 1, 2, 3 आदेश दे दिया 1, 2, 3 तो हो गया अध्यादेश। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न होंगे, राष्ट्रपति साहब सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न होंगे, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं कौन? राष्ट्रपति। जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न होंगे कि हम जो है इस प्रश्न पर आपसे जवाब मांगना चाहते हैं, ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, यानी हाँ कर या ना कर। तो साथियों राष्ट्रपति के जो है इस अनुच्छेद यानी आई लव यू जिसे बोलते हैं, आई लव यू 143, तो यही है उनसे जो है सलाह लेते हैं कि हम आपसे प्यार करना चाहते हैं,
क्या आप राजी हैं? तो साथियों, अनुच्छेद 143 के माध्यम से सलाह लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम है कि राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो वो अपना निर्णय यानी कि वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन ज़रूरी ना हो कि राष्ट्रपति उनके सलाह को मान ले। यानी राष्ट्रपति को ऐसा शक्ति नहीं है कि उनके सलाह को मान ले। राष्ट्रपति अपने मन के अनुसार चलते हैं। अच्छा लगेगा तो उनके सलाह को मानेंगे, अगर राष्ट्रपति को नहीं लगेगा अच्छा तो उनके सलाह को वो नहीं मानेंगे। यहाँ यानी कि राष्ट्रपति वो सलाह मांगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देगा। यह संविधान में लिखा गया अनुच्छेद 143 में। लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। यानी राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। तो साथियों, तू हाँ कर या ना कर, ये तो मेरा है मन। यानी राष्ट्रपति केवल उनसे पूछता है और वो जवाब देता है। उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है उस बात को माने या ना माने। तो साथियों, राष्ट्रपति के पास यह भी विवेक है कि वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यानी किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो यह विवेक राष्ट्रपति को दिया गया है अपने ऊपर। तो साथियों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज यानी न्यायाधीश और जज जो भी हैं उनको नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि मेरा इस तरह का वीडियो आपको डेली बेस पर मिलता रहे। साथियों, यह था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब कल के वीडियो में यानी अगले वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के जो भी राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने क्या क्या किया, उनका क्या कर्तव्य क्या उन्होंने काम किया, और उनका क्रम आप ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। उनका कार्यकाल भी ट्रिक के माध्यम से होगा और उनके क्रम को भी हम ट्रिक के माध्यम से, उनके द्वारा जो मुख्य बिंदु यानी जो बातें की गई है उनको भी हम क्रम के यानी कि एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।